द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ। प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक वक्तव्य है। ये संविधान के मूल दर्शन, उद्देश्यों, आदर्शों और शासन व्यवस्था की प्रकृति को व्यक्त करती है। ये बताती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है और संविधान किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्य रूप से संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। इसमें स्वतंत्र और संप्रभु भारत की संवैधानिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, जनसत्ता और विभिन्न वर्गों के हितों की सुरक्षा जैसे विचार उद्देश्य प्रस्ताव में प्रमुख थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का दार्शनिक आधार बना। प्रस्तावना का अंगीकरण। प्रस्तावना संविधान के साथ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई। संविधान के मुख्य प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करने की तिथि के रूप में उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है। इसका अर्थ है कि संविधान की अंतिम सत्ता भारत की जनता से प्राप्त होती है। संविधान की वैधता किसी विदेशी सत्ता, राजा या संसद से प्राप्त नहीं होती। ये लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को व्यक्त करता है। जनता ही भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की अंतिम राजनीतिक और संवैधानिक शक्ति का स्रोत है। भारत का संवैधानिक स्वरूप। प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इन शब्दों से भारतीय राज्य की मूल राजनीतिक और संवैधानिक प्रकृति स्पष्ट होती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में स्वतंत्र है। भारत के ऊपर कोई बाहरी राजनीतिक या संवैधानिक सत्ता नहीं है। भारत अपनी आंतरिक और विदेश नीति स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकता है। भारत की राष्ट्रमंडल या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता उसकी संप्रभुता को समाप्त नहीं करती। समाजवादी। समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक और कल्याणकारी स्वरूप का है। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करना तथा अवसरों और संसाधनों के अधिक न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा देना है। भारतीय व्यवस्था सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को स्वीकार करती है। सामाजिक और आर्थिक न्याय भारतीय समाजवादी अवधारणा के प्रमुख लक्ष्य हैं। पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारत का कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। संविधान व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य सभी धर्मों के प्रति संवैधानिक रूप से निष्पक्ष व्यवहार करने के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय पंथनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समान नागरिकता दोनों को महत्व देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है। लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द जनता द्वारा संचालित प्रतिनिधिक शासन को व्यक्त करता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। जनता नियमित चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है बल्कि समानता, स्वतंत्रता और उत्तरदायी शासन से भी जुड़ा है। गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए पद धारण करता है। गणराज्य का विचार सार्वजनिक पदों पर वंशानुगत विशेषाधिकार के निषेध से भी संबंधित है। प्रस्तावना के उद्देश्य। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। ये सभी नागरिकों में बंधुता बढ़ाने का उद्देश्य भी घोषित करती है। ये 4 आदर्श भारतीय संवैधानिक दर्शन के केंद्रीय तत्व हैं। न्याय।
प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव और असमानताओं को कम करना है। आर्थिक न्याय का उद्देश्य अत्यधिक आर्थिक विषमता को कम करना और आर्थिक अवसरों में न्याय स्थापित करना है। राजनीतिक न्याय का अर्थ राजनीतिक प्रक्रिया में समान अवसर और भागीदारी से है। न्याय की अवधारणा मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों दोनों में अभिव्यक्त होती है। स्वतंत्रता। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व और विचारों के स्वतंत्र विकास के लिए संवैधानिक वातावरण प्रदान करना है। स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है और संविधान द्वारा निर्धारित उचित सीमाओं के अधीन हो सकती है। प्रस्तावना में व्यक्त स्वतंत्रता के आदर्श का विस्तृत संवैधानिक स्वरूप मौलिक अधिकारों में दिखाई देता है। समानता। प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। समानता का अर्थ केवल कानून के समक्ष समानता नहीं बल्कि अवसरों में अनुचित भेदभाव को कम करना भी है। समानता का संवैधानिक विकास विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की समानता संबंधी प्रावधानों में दिखाई देता है। समानता सामाजिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा से निकट रूप से जुड़ी है। बंधुता। बंधुता का अर्थ नागरिकों में भाईचारे और साझा राष्ट्रीय भावना का विकास है। बंधुता व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने से जुड़ी है। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। विविधताओं वाले भारतीय समाज में बंधुता राष्ट्रीय एकीकरण का महत्वपूर्ण संवैधानिक आदर्श है। व्यक्ति की गरिमा। प्रस्तावना बंधुता को व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने से जोड़ती है। व्यक्ति की गरिमा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों से निकटता से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक व्याख्याओं में मानवीय गरिमा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्रस्तावना राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बात करती है। अखंडता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये भारत की क्षेत्रीय, राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। 42वां संविधान संशोधन और प्रस्तावना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। इस संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। इस प्रकार मूल प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्दगत परिवर्तन किए गए। प्रस्तावना और संविधान का संबंध। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और मूल दर्शन को समझने में सहायता करती है। ये संविधान के विस्तृत प्रावधानों का स्वतंत्र विकल्प नहीं है। किसी स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान को प्रस्तावना के आधार पर निरस्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जब किसी संवैधानिक प्रावधान की भाषा अस्पष्ट हो तो प्रस्तावना उसके उद्देश्य और आशय को समझने में सहायक हो सकती है। प्रस्तावना स्वयं सरकार को स्वतंत्र विधायी या कार्यकारी शक्ति प्रदान नहीं करती। बेरुबारी संघ मामला 1960। बेरुबारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति पर विचार किया। न्यायालय ने उस समय कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को समझने की कुंजी माना। ये दृष्टिकोण बाद में केशवानंद भारती मामले में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ। केशवानंद भारती मामला 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना। न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषताओं और दर्शन को समझने में महत्वपूर्ण है। इसी मामले में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होने के कारण अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित की जा सकती है। ऐसा संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किया गया परिवर्तन इसकी संशोधनीयता का व्यावहारिक उदाहरण है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980। मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की सीमित संशोधन शक्ति और मूल संरचना के सिद्धांत को पुनः पुष्ट किया।
संविधान के मूल आदर्शों को नष्ट करने वाली संशोधन शक्ति को स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्तावना में व्यक्त उद्देश्यों का मूल संरचना की पहचान में महत्वपूर्ण संदर्भात्मक महत्व है। एसआर बोम्मई मामला 1994। एसआर बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का महत्वपूर्ण तत्व माना। इस निर्णय ने प्रस्तावना में व्यक्त पंथनिरपेक्ष चरित्र की संवैधानिक महत्ता को और स्पष्ट किया। प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। प्रस्तावना में घोषित स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को मौलिक अधिकारों में ठोस संवैधानिक अभिव्यक्ति मिलती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रस्तावना मौलिक अधिकारों की व्याख्या में संविधान के व्यापक उद्देश्यों को समझने में सहायक हो सकती है। प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व। सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रस्तावनात्मक आदर्शों का व्यापक विकास राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दिखाई देता है। नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की दिशा प्रदान करते हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व मिलकर भारतीय संविधान के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को व्यक्त करते हैं। प्रस्तावना का संवैधानिक महत्व। प्रस्तावना संविधान के दर्शन और मूल उद्देश्यों की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। ये संविधान की सत्ता के स्रोत के रूप में भारत की जनता को स्थापित करती है। ये भारतीय राज्य की प्रकृति को स्पष्ट करती है। ये संविधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित करती है। ये संविधान के प्रावधानों की व्याख्या में सहायक साधन के रूप में कार्य करती है। ये संविधान की मूल संरचना के अनेक तत्वों की पहचान में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।